1980 का दशक खत्म होने को था और बॉलीवुड के सिनेमैटिक आसमान में एक ऐसी जंग छिड़ चुकी थी जिसमें तलवारें नहीं बल्कि एक्सप्रेशन और बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था। एक तरफ थे चेंबूर के फिल्मी परिवार से आए शार्प मूछे और जैकेट के कॉलर खड़े करने वाले अनिल कपूर, जो तेजाब और राम लखन देकर पूरे देश को अपनी उंगलियों पर नचा रहे थे, और दूसरी तरफ था विरार की चौल से निकला वो देसी लड़का जो बिना किसी गॉडफादर के अपनी रगों में बैठे उस रिदम के दम पर पूरी इंडस्ट्री की हुलिया बदल रहा था। ट्रेड मैगजीन उन दिनों दोनों के मुकाबले की सुर्खियों से भरी होती थी। अनिल कपूर जहाँ मेथड एक्टिंग और मॉडर्न स्टाइलिंग पर जोर देते थे, वहाँ गोविंदा का मानना था कि सिनेमा हॉल में बैठी जनता को समझना ही असली एक्टिंग है। एक पुरानी दबी हुई फिल्मी मैगजीन के इंटरव्यू में जब गोविंदा से अनिल कपूर के कंपटीशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बड़ी सादगी मगर एक गहरे आत्मविश्वास से जवाब दिया, देखिए अनिल भाई का अपना एक अलग क्लास है, वो बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ काम करते हैं, उनका एक अलग स्टाइल है, लेकिन हम तो विरार की लोकल ट्रेन के धक्के खाकर आए हैं। हमारे पास ना तो डिजाइनर कपड़े हैं ना ही बड़े कॉर्पोरेट का सहारा, हमारा सहारा तो सिर्फ वो जनता है जो मेहनत की कमाई से चवन्नी बचाकर हमें देखने आती है। जब तक वो बजाएगी ताली तब तक गोविंदा की चलेगी गाड़ी। और इसी डर और जुनून ने जन्म दिया एक नए बदलाव को। 90s का दौर दस्तक दे रहा था। इंडस्ट्री में एक नया डायरेक्टर अपनी पहचान ढूंढ रहा था जिसे लोग डेविड धवन के नाम से जानते थे। डेविड को उन एक्टरों से चिढ़ थी जो घंटों लाइट सेट होने का इंतजार करते थे या मेथड एक्टिंग के नाम पर नखरे दिखाते थे। उन्हें चाहिए था एक ऐसा एक्टर जो कैमरा ऑन होते ही पूरे सीन को अपने मुट्ठी में कर ले। 1989 में फिल्म आई ताकतवर। ये पहली बार था जब गोविंदा और डेविड धवन का मिलन हुआ था। सेट पर एक अजीब सा फ्यूजन था। डेविड धवन उनको स्क्रिप्ट देते और गोविंदा उस स्क्रिप्ट में अपने देसी मसाले ऐड कर देते। गोविंदा कहते हैं कि जब मैंने डेविड के साथ पहली बार काम किया तो मुझे लगा कि ये इंसान मेरी आत्मा को समझता है। वो कहता था, चीची तू स्क्रिप्ट छोड़, तू बस पर्दे पर जाकर आग लगा दे, बाकी मैं संभाल लूंगा। हमारे बीच में कोई डायरेक्टर एक्टर का रिश्ता नहीं था, वो एक दोस्ती थी जो पर्दे पर जनता को दिखती थी। वरुण धवन ने कपिल शर्मा शो में बताया कि डेविड आज भी चीची को याद करते हैं। अभी तक जनता ने गोविंदा को रोते हुए, डांस करते हुए या दुश्मनों को पीटते हुए देखा था, लेकिन जब 90s के दौर में फिल्म आई 16 और शबनम और उसके बाद आंखें, तो बॉलीवुड ने एक ऐसा चमत्कार देखा जो इससे पहले किशोर कुमार या महमूद के जमाने में हुआ करता था। गोविंदा ने कॉमेडी का एक नया स्कूल खोल दिया था। उनका बॉडी मूवमेंट, उनकी आंखों को मटकाना और सबसे बड़ी बात उनका कॉमिक टाइमिंग, वो बिना किसी डबल मीनिंग के या गंदे मजाक के सिर्फ अपने चेहरे के उतार चढ़ाव से पूरे थिएटर को हंसी से लोटपोट कर देते थे। गोविंदा की इतनी अच्छी कॉमेडी के पीछे कुछ हाथ कादर खान का भी था। गोविंदा और कादर खान ने लगभग 40 से ज्यादा फिल्मों में एक साथ काम किया। इनमें से ज्यादातर फिल्मों के यादगार डायलॉग खुद कादर खान ने लिखे थे। एक राइटर के तौर पर कादर खान ने गोविंदा के करियर को वो धार दी जिसकी वजह से वो हीरो नंबर 1 बन सके। उनकी कुछ सबसे बड़ी हिट फिल्में कूली नंबर 1, हीरो नंबर 1, दूल्हे राजा, साजन चले ससुराल, आंखें, 16 और शबनम, राजा बाबू, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, दीवाना मस्ताना, जिन्हें कादर खान ने लिखा या उसमें एक्टिंग की। गोविंदा के दिल में कादर खान के लिए जो इज्जत थी वो किसी भगवान से कम नहीं थी। इसके पीछे कई बड़े कारण थे। गोविंदा का मानना था कि दिलीप कुमार साहब ने गोविंदा को कॉमेडी करने का सजेशन दिया क्योंकि उनके अंदर कॉमेडी नेचुरली थी, लेकिन उसे बड़े पर्दे पर कैसे पेश करना है, कब रुकना है और किन शब्दों पर जोर देना है, ये उन्होंने कादर खान से सीखा। कादर खान सेट पर सिर्फ एक्टर नहीं होते थे, वो गोविंदा को उनके डायलॉग को बोलने का सही तरीका, हिंदी और उर्दू का सही प्रोनाउंसिएशन सिखाते थे। कादर खान गोविंदा के बोलने के स्टाइल, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके रगों में बैठे रिदम को बहुत अच्छे से जानते थे। जब वो स्क्रिप्ट लिखते थे तो दिमाग में गोविंदा को रखकर लिखते थे। उन्हें पता था कि गोविंदा किस बात को किस अंदाज में कहेगा तो जनता सीटी मारेगी। राजा बाबू का आपके गोद में भी कंध कर देंगे, समझ तो नहीं है यार, जैसा सिंपल सा डायलॉग भी उनकी केमिस्ट्री की देन है। जब गोविंदा इंडस्ट्री में नए थे और लगातार स्ट्रगल कर रहे थे तब कादर खान ने उन्हें एक बड़े भाई और पिता की तरह गाइड किया। दोनों ही मुंबई के एक हम्बल बैकग्राउंड, मतलब कादर खान ने मुंबई के कामठीपुरा की गरीबी देखी है और गोविंदा ने विरार की चाल, इसीलिए दोनों एक दूसरे के दर्द को बखूबी समझते थे। सेट पर इनका रिश्ता ऐसा था कि इन्हें कई बार स्क्रिप्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। एक बार एक इंटरव्यू में गोविंदा ने बताया था कि कादर खान साहब के सामने बैठना एक स्कूल में बैठने जैसा है। वो सेट पर आते थे, सीन देखते थे और कहते थे, चीची ये पुराना लाइन काट, ये बोल, और जब कैमरा चालू होता तो हम दोनों बिना किसी रिहर्सल के एक दूसरे के डायलॉग पर रिएक्ट करते थे। वो जो इम्प्रोविजेशन था वो सिनेमा नहीं, वो जादूगर था। खुद कादर खान ने भी अपने आखिरी दिनों के इंटरव्यू में कहा था, अमिताभ बच्चन के बाद अगर उन्हें किसी के लिए लिखने में मजा आया तो वो गोविंदा थे,
क्योंकि गोविंदा उनके लिखे हुए सारे शब्दों को पर्दे पर जिंदा कर देते थे। 1992 के आते आते बॉलीवुड का नशा पूरी तरीके से बदल गया था। शाहरुख खान बाजीगर के जरिए डर पैदा कर रहे थे, आमिर खान रोमांस कर रहे थे और सलमान खान चॉकलेट बॉय बने घूम रहे थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस की सच्चाई ये थी कि डिस्ट्रीब्यूशन और थिएटर के मालिक सिर्फ एक ही नाम पर आंख बंद करके पैसा लगाते थे। वो नाम था गोविंदा। वो अब सिर्फ एक विरार का लड़का नहीं था, वो बन चुका था देश का सबसे बड़ा एंटरटेनर, एक ऐसा सुपरस्टार जिसके गाने रिक्शे वाले से लेकर आलीशान गाड़ियों वाले तक सारे के सारे गुनगुनाते थे। लेकिन स्टारडम की एक बहुत पुरानी और मिस्टीरियस रीत है कि जब आप आसमान की सबसे ऊंची चोटी पर होते हैं तो वहाँ से गिरने का डर सबसे ज्यादा सताता है। क्या गोविंदा इस डर को हरा पाएंगे या फिर आने वाला दौर उन्हें किसी नए मोड़ पर खड़ा कर देगा? देखिए अगले चैप्टर में जब शुरू होगी नंबर 1 की लगातार सीरीज और आएगा उनके करियर का सबसे सुनहरा मगर सबसे खतरनाक दौर, तब उनके सबसे करीबी दोस्त डेविड धवन से उनका झगड़ा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आगे की वीडियो इसी चैनल पर आने वाली है। धन्यवाद।